खास बातें बता देना इनको खास बातें बता देना केवल। 1.5 घंटे का, इससे ज्यादा नहीं। नहीं 2 घंटे बताओ, इनको पूरी बातें बताओ। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 लोग क्या सुनेंगे? मैं बोलो आप तो शुरू करो। नहीं आपने मुझे जो बता रहे थे मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की इस महत्वपूर्ण अनुदान मांग कर बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की इस महत्वपूर्ण मांग में कुल 45 माननीय सदस्यों ने 160 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और इसके अलावा भी सत्ता पक्ष के और विपक्ष के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने आज इस महत्वपूर्ण मांग पर अपने विचार प्रकट किए। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव इस सदन में रखे हैं। सर्वप्रथम मैं इस कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और इन सभी कटौती प्रस्तावों का जवाब आपको 24 घंटे के अंदर अंदर भिजवा दिए गए हैं। सभी जवाब आप तक पहुंच जाएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के विजन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमारी यशस्वी उप मुख्यमंत्री महोदय वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट, पिछले बार 24-25 का, इस बार 25-26 का बजट ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जिसके अंदर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की विशेष बातों को प्रमुखता से इस बजट में शामिल किया गया। और मैं कहना चाहूंगा कि हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। माननीय सभापति, अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पिछले 1.25 साल में जो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के भागीरथी प्रयासों से जिस राजस्थान प्रदेश ने पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार के समय बीमारू प्रदेश के रूप में जो जाना जाता था देश के अंदर, उस प्रदेश को, राजस्थान को पूरे देश के अंदर विकास के मामले में नंबर 2 पर लाकर खड़ा किया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विषय के अंदर पिछले, मैं 1.25 साल की बात कर रहा हूं, 1 साल की बात, हमारे पास 4 साल और पड़े का नंबर आएगा। हम तो 2 पे तो हम ही ले आए थे, हाँ 1 पे लाओ, ये हुई बात। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय की बेचैनी को समझ सकता हूं, हमारे बड़े धीर गंभीर स्वभाव के, और मैं इसलिए उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं कि आपके पास में पिछले 5 साल तक मंत्रालय रहा। मैंने बहुत कुछ आपके माध्यम से सीखने का अनुभव भी आपसे किया है, आपसे सीखने का प्रयास भी किया है। आपकी हर एक बातों को, क्योंकि आप विभाग के मंत्री हैं, विभाग का मंत्री का अनुभव रहता है, और इससे भी ज़्यादा हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी रहे हैं, इसलिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं। तीसरा, इस बात के लिए आप मेरे से बड़े भी हैं, इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और तो और माननीय सभा अध्यक्ष जी, विभाग द्वारा तो केवल जूली से सीखोगे ना, केवल सीखोगे तो जूली से सीखोगे, औरों से भी सीखोगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कई बार इनके घर गया हूं। इनको संस्कार अच्छे मिले घर से, दादी माँ से, माँ से, सबसे। मैंने शब्द कुछ नहीं बोला साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बताई आपने, समय पर बताई। ये सारे संस्कार इन्होंने अपनी दादी माँ से सीखे हैं, इसीलिए संस्कार इनके अंदर है। मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय जिससे कहीं और कहीं बाहर जाके बखेड़ा बन जाए, तो मैं उस शब्द पे नहीं जाना चाहूंगा। उस दिन भी मेरा मंतव्य कभी ऐसा नहीं था कि हमारी देश की प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी भावना हो जिससे आपको ठेस पहुंचे, कभी नहीं कहा हमने, और ना कभी आगे भी हमारा विचार रहेगा। हम सबका सम्मान करते हैं। विभाग के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट
2,90,219 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसमें से हमारे विभाग का बजट 17,625.88 करोड़ रुपए का था, जो कुल राज्य बजट का 6.07% है। इसी प्रकार बजट वर्ष 2025-26 में राज्य का कुल बजट 3,25,545 करोड़ 90 लाख रुपए का रखा। उसमें से 20,164 करोड़ 98 लाख करोड़ रुपए जो कुल राज्य बजट का 6.19% है। वित्तीय वर्ष 24-25 में विभाग, विशेष योग्यजन विभाग, अनुदान निगम सहित कुल बजट की प्रावधान राशि रुपए 17,625.88 करोड़ रुपए की तुलना में 14.40% की वृद्धि करते हुए वृद्धि राशि रुपए 2539.1 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 के आय व्यय के अनुमान में विभाग हेतु कुल राशि 20,164.98 करोड़ रुपए, राज्य निधि के अंतर्गत राशि रुपए 19,172.39 करोड़ रुपए एवं केंद्रीय प्रवृत्ति योजनाओं की राशि रुपए 992.59 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और माननीय सभापति अध्यक्ष जी, समाज के जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे लाने के लिए सतत प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। मोदी जी के प्रयासों को साकार करने का संकल्प हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के द्वारा जिस राजस्थान का निर्माण किया गया, उस नए राजस्थान के निर्माण को हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय आगे बढ़ाया गया। और आज मुझे कहते इस बात का गर्व है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में वही राजस्थान ऊंचाई पर बढ़ रहा है। विकास के मामले में हम लगातार नए आयाम को छू रहे हैं और इसी का परिणाम है कि पिछले दिनों हमने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। ये एमओयू होने के बाद राजस्थान में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और राजस्थान में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। जब भी कोई कार्य की शुरुआत हम लोग करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन जब उसके परिणाम मिलते हैं हमारे सामने, निश्चित ही वो परिणाम देश की, प्रदेश की प्रगति के लिए एक नया पायदान होता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग की जो बजट का प्रावधान है, मैंने बताया वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का बजट 2,58,883.68 करोड़ रुपए था और उसमें विभाग का था 13,536.46 करोड़ रुपए। ये 5.23% था कुल बजट का वर्ष 2023-24 में। 24-25 में इसको बढ़ाकर राज्य का कुल बजट 2,90,219.40 करोड़ हुआ। उसमें विभाग का 17,625.88 करोड़ और ये 5.23% से बढ़कर 6.07% हुआ। और इस बार 25-26 में राज्य का कुल बजट 3,25,545.90 करोड़ हुआ और विभाग का बजट बढ़कर 20,164.98 करोड़ हुआ और ये पिछले साल की तुलना में 6.07 से बढ़कर 6.19% हुआ। और वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्ष 25-26 में विभागीय बजट में 2529.10 करोड़ राशि की बढ़ोतरी करके 14.34% का अधिक प्रावधान हमने किया। मैं इसमें बहुत सारे माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग का हमारा अनुदान निगम का भी है, विशेष योग्यजन का भी है और बहुत सारे जो हमारी योजना है जिसके बारे में विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। मुख्य रूप से हमारे विभाग की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं चलती है। वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग की ये महत्वपूर्ण 55 योजना है, ये वो योजना है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के माध्यम से कल्पना करी थी। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने उसी अंत्योदय की योजना को सूर्योदय की ओर ले जाने का काम किया है। हमने हमारी सरकार बनने से पहले भाजपा के संकल्प पत्र को जनता के सामने रखा था और हमने कहा था कि हम इसी संकल्प पत्र को संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे कहते हैं खुशी है कि जिस संकल्प पत्र को पूरा करने की जिम्मेदारी 5 वर्ष की होती है, हमने हमारे पहले ही वर्ष के अंदर उसको 55% से ज्यादा संकल्प पत्र में नीतिगत दस्तावेज बनाकर उन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया। ये वो सरकार नहीं है जो सिर्फ घोषणा करती है लेकिन घोषणा के बाद में बजटीय प्रावधान नहीं होता है, उसकी वजह से घोषणाएं अधूरी हो जाती है। समाज का वो पिछड़ा हुआ वंचित वर्ग समाज की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है और उसी जगह पर वो खड़ा रह जाता है जो सरकार से अपेक्षा करता है। लेकिन हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री का विजन है, इस राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे और इस आगे बढ़ते हुए राजस्थान में स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत जब बनेगा, जब हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। और ये न सिर्फ भजनलाल शर्मा जी का सपना है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता का सपना है, ये देश की 142 करोड़ जनता का सपना है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि आज़ादी के अमृत काल में वर्ष 2047 का जो विजन है, इस विजन में हम विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़े, विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान की ओर हम लोग बढ़े।
हमारी इकोनॉमी को डबल करने का लक्ष्य किसी भागीरथी विकास पुरुष ने लिया है तो भजनलाल शर्मा जी ने लिया है। इस प्रदेश को सोलर ऊर्जा के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर ले जाने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है, भजनलाल शर्मा जी ने किया। इस देश की इस प्रदेश की आधे से अधिक आबादी को विभिन्न जल योजनाओं के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है, ये उसका नाम है भजनलाल शर्मा जी। और मैं सोचता हूं इसीलिए विपक्ष के साथियों को तकलीफ होगी कि सरपंच से निकला हुआ व्यक्ति, किसान परिवार का बेटा, जिसके घर में परिवार में वो गांव की खुशबू है, आज अगर इस प्रदेश की प्रथम व्यक्ति के रूप में एक मुख्यमंत्री बनकर जनसेवक बनकर सेवा कर रहे हैं, 1 साल की उनकी कार्यकुशलता, ईमानदारी, उनकी जो तत्परता है प्रदेश के विकास के प्रति, उसको देखकर विपक्षी साथियों के मन में कुछ चिंता होना आवश्यक है। और राजनीति में सब चलता है, लेकिन जब प्रदेश के विकास की बारी आती है, आप और हम सबको मिलकर चलने की आवश्यकता है। ये प्रदेश आपका भी है, हमारा भी है, सत्ता आपकी भी रही है, हमारी भी रही है, लेकिन जिसको अवसर मिला है उस अवसर में आपको भागीदार बनने की आवश्यकता है। छोटे मोटे शब्दों को आधार बनाकर अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल हम लोगों को नहीं बनाना चाहिए। ये प्रदेश है, इस प्रदेश में आपको भी सुनते हैं, हमें भी सुनते हैं, हमें मौका मिला है कि हम आपको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये प्रदेश की जनता है, हमें इस मुद्दे पर 5 साल बाद में व्यक्तिगत रूप से ये आकलन करेगी, इस बात का आकलन करेगी कि हमने जो मौका मिला दिया, जनता ने हमें मौका दिया, उस मौके पर हम लोग कितना अपेक्षा पर खरा उतर पाए हैं। आपने पिछले 5 सालों में काम नहीं किया, आपको विपक्ष में बिठा दिया है। अगर हम लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो हो सकता हमें भी वहां जनता बिठा देगी, लेकिन हमने ये तय किया है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमने जो वादे किए हैं उसको पूरा करेंगे, कथनी और करनी में अंतर नहीं करेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का संकल्प है, जो कहेंगे वो करेंगे, और इसीलिए हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इन 55 योजनाओं के माध्यम से जिस सामाजिक सुरक्षा पेंशन की माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बात करी, बहुत सारे हमारे साथियों ने बात करी थी, आज इससे प्रदेश के अंदर हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये सही बात है कि आपने जाते जाते 15% वृद्धि का कानून बनाया, लेकिन कानून आपको पता था, कानून बनाने से हमारी सरकार तो आएगी नहीं, लेकिन विपक्षी सरकार आएगी, हमारी सरकार आगे ने वित्तीय भार जो हमारे ऊपर पड़ा है, फिर भी हमने हमारे उस संकल्प पत्र को दोहराते हुए अप्रैल के अंदर झुंझुनू में माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया और 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई पेंशन राशि को लाभार्थियों के खाते में डाला। लगभग 89 लाख लोगों के खाते में ये 15% राशि बढ़ी हुई डाली। जो पहले 1000 रुपये मिनिमम राशि होती थी उसको 1150 किया, और इस बार माननीय मुख्यमंत्री इसी बजट में उस 1150 की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति योजना हो, छात्रावास योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, पालनहार योजना हो, सिल्कोसिस योजना हो, ये ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे प्रदेश में चलती है और किसी प्रदेश में शायद पालनहार वाली सिल्कोसिस जैसी योजना नहीं चलती होगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे हमारे जो साथी थे जिन्होंने अपने अपने विचार इससे आज के कार्यक्रम के आपके इसे बजट की अनुदान मांग पर रखा है। सामाजिक विकास हो, सामाजिक कल्याण हो, एक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, जिसे भारत के संविधान में राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य लोगों के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। विकास का तात्पर्य मौजूदा सामाजिक संरचना और रहने की स्थिति समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों के साथ एक बेहतर और उन्नत सामाजिक संरचना में सामाजिक परिवर्तन है। हमारा समाज विविध सामाजिक आर्थिक संरचना वाली विभिन्न जाति, पंथ, धर्म, मजहब, संप्रदाय की श्रेणियों से बना है। केंद्र और राज्य सरकार कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उन पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 1 वर्ष की अवधि में आमजन को राहत पहुंचाने के लिए अंत्योदय के सेवा भाव से कार्य शुरू किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी महोदय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वंचित वर्ग, वृद्धजन, निराश्रित युवाओं को सक्षम बनाने एवं उनके उन्नति के अवसरों में वृद्धि की है। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र के लिए अपेक्षानुरूप बजट का प्रावधान किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश का चाहे गरीब हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, यही वो वर्ग है जिनको आज की तारीख में हम सबको आगे ले जाने की आवश्यकता है, और यही सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात को आगे बढ़ाने का मूल मंत्र है। और हम इसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के विजन को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा विभाग आगे बढ़ा रहा है। भारतीय सरकार भारतीय संविधान के राज्य निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2051-52 में राज्य सरकार ने इन वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया
और इसे पिछड़ा वर्ग विभाग नाम दिया गया। 1956-57 में समाज कल्याण के विभिन्न पहलुओं को अपने अधीन लाते हुए विभाग का नाम बदलकर समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। और इसी तरह दिनांक 21 फरवरी 2007 की एक अधिसूचना द्वारा विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारा विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वृद्धजन, महिलाओं, बालकों, पशुपालकों तथा समाज के दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। सामाजिक न्याय का मतलब है सभी लोगों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार देना। ये एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का प्रयास है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं कम हो। सामाजिक न्याय का मकसद समाज में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक समानता देना है। हमारा विभाग मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े, अन्य पिछड़े, विशेष पिछड़े वर्ग के शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्रित और समर्पित है। हमारा विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष रूप से सक्षम लोगों, अक्षम लोग, विधवाओं, निराश्रित और समाज के अन्य सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों की क्रियान्वित एक नोडल एजेंसी के रूप में लगातार काम करता आया है। हमारे विभाग की मुख्य गतिविधियों के रूप में लक्षित समूह का सामाजिक आर्थिक विकास, छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाओं के माध्यम से लक्षित समूह की शैक्षिक वृद्धि, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, वृद्ध विशेष रूप से सक्षम, अक्षम और विधवा, निराश्रित आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, निःशक्तजन, दिव्यांगों के लिए पुनर्वास के लिए कार्यक्रम। ये इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उससे बात को कोट करना चाहूँगा, जिसमें कहा कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होता है। हम भी देखते हैं समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े होते हैं, लेकिन जब आज़ादी के 75 साल बाद में हम विश्लेषण करते हैं तब देखते हैं किसी व्यक्ति को रहने का मकान नहीं, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं। तब इस प्रकार की व्यवस्थाओं की चिंता देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और प्रधानमंत्री आवास की योजना को, उस गरीब के पक्का मकान बनाने की योजना को साकार करते हैं। जल जीवन के माध्यम से चाहे मरुस्थलीय इलाका हो, चाहे मैदानी हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, घर घर नल के कनेक्शन देने का काम उस प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी अंत्योदय की योजना को साकार करने के लिए हुआ है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजना जो केंद्र राज्य सरकार की मिलकर चलती है, और तो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन शब्दों में निहित भावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने लगातार 2 बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के समग्र विकास, सशक्तिकरण हेतु अनुसूचित जाति उप योजना एवं जनजाति उप योजना की बजटीय प्रावधान को प्रथम वर्ष 24-25 में राशि 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 और इस वर्ष 25-26 में से बढ़ाकर 1750 करोड़ किए जाने की घोषणा की है। ये राशि बढ़ाकर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उत्थान को हमारी सरकार की सोच को इंगित करती है। समाज के समग्र विकास हेतु आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के परिवारों को भी अधिक अवसर उपलब्ध हेतु पर्याप्त राशि का आवंटन किया गया है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में बहुत सारे साथी जो हैं सवाल खड़े करते हैं, विपक्ष का काम होता है कि हमारी किसी भी योजनाओं के बारे में अपनी मनगढ़ंत टिप्पणी करके उस पर आक्षेप लगाने की भी आप लोग बात करते हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि पिछले 4 दिन में 2 बार ये सवाल खड़ा हुआ कि हमारी सरकार के समय पेंशन की जो राशि है वो 4 महीने तक लगातार पेंडिंग रहती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने दिसंबर तक का कंप्लीट भुगतान कर चुके हैं। जनवरी के पेंशन के बिल बनाकर हमने ईसीएस के लिए भेज दिए और जल्दी ही जनवरी महीने की पेंशन राशि का भुगतान हो जाएगा। मैं उधार रहती है 2-2, 3-3 महीने की। ये मैं जिस सरकार 3 महीने की बात ही नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने आज भी अपने स्पीच के अंदर ये कहा है कि हमारी सरकार ने 4 महीने तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बकाया रखा है और मैं ये जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं। पहले भी मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिस दिन गवर्नर अभिभाषण पे बात कही थी उस दिन भी आपको कहा था कि अगर आपने उस दिन मेरी बात सुन ली होती दोबारा कहने का अवसर नहीं मिलता। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर तक के सारे बिल भुगतान के लिए जा चुके हैं और हमने तो जनवरी तक के भेज दिए हैं। लिक्विडिटी के कारण से मैं नहीं है, दिसंबर पे ऐतराज नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप कतई बुरा मत मानो, हम ये नहीं कह रहे दिसंबर तक भुगतान आपने नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि बीच बीच में 2-2, 3-3 महीने की घट्टी हो जाती है, उसके बाद आप भुगतान करें। आप हर महीने कर दो, आप तो ये कहो ना कि हम हर महीने कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की
सरकार की जिम्मेदारी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान सही समय पर हो, पर प्रतिपक्ष के साथ ये भूल के जब उनकी सरकार थी तब इन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान वाकई में 4 महीने में किया, इसलिए उनको याद नहीं है कि हमने और कुछ पैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय इसलिए बकाया है कि उसमें कुछ वेरिफिकेशन के अंदर कुछ बैंक की डिटेल गलत होने के कारण, जन आधार में डाटा मिसमैच होने के कारण जो कुछ बकाया हो जाता है वो कुछ राशि करोड़ में होती है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, उसकी रेगुलर प्रक्रिया है भुगतान करने की। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, आपने जो आज कथन सदन में कहा है वो असत्य है। सिर्फ जनवरी महीने की पेंशन बकाया है, उसको भी जल्दी ही हम हमारे विभाग की तरफ से पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही समय पर मिले। आज एक सवाल उठा पालनहार योजना का, मैं सवाल का जवाब देना चाह उससे पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने सवाल खड़े किए। अब मेरे पास वक्त है, मैं जो माननीय सदस्य मनीष यादव जी शाहपुरा से आने वाले थे उनको और बहुत सारे जो सदस्य उन्होंने भी कहा था मुझे, तो ये मैं सोचता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में हमने 1110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया इस पालनहार योजना के लिए। उसमें से अभी तक 1096.60 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। इसमें आपका वो 40 करोड़ रुपए भी है जिसके ईसीएस के लिए भेजा जा चुका है। 2 या 3 दिन के अंदर, इसी सप्ताह के अंदर उस 40 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो जाएगा। आज की तारीख में पालनहार योजना के अंदर एक भी व्यक्ति का भुगतान हमारे स्तर पर, विभाग के स्तर पर बकाया नहीं है। मैं सुबह यही कहना चाह रहा था कि ये लगातार प्रोसीजर है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप तो मंत्री रहे इस विभाग के, पालनहार योजना में 3 से 5 हजार बच्चों का एक साथ बिल बनकर ट्रेजरी में जाता है। अगर उस बच्चे में कहीं कोई अगर एक भी बैंक का नंबर गलत हो जाता है, आईएफएससी कोड गलत हो जाता है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण से पूरा बिल वापस आता है और फिर वो बिल लगता है सबसे लास्ट में, जब उसका नंबर आएगा तब वो होगा। इस कारण से ये जो 40 करोड़ रुपए जो थे ये बकाया हो गए थे। हमने जैसे, हमारा विभाग सतत काम कर रहा है, इसमें जैसे ही हमें पता लगता है हम तुरंत उसको ठीक करके कोशिश करते हैं कि हमारी पेंडेंसी 0 रहे। और मैं आज आपको ये आग्रह कर रहा हूं कि पालनहार योजना के अंदर किसी प्रकार का बकाया भुगतान नहीं है। 40 करोड़ के भुगतान हमने भेज दिए हैं और इस योजना के माध्यम से उन बच्चों को जो 0 से 6 साल तक के हैं उनको, और 6 से 18 साल तक के बच्चों को हम लोग 2500 रुपए तक का मासिक प्रावधान किया हुआ है, वो हम लोग देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के माध्यम से भी इस छात्रवृत्ति का कुल बजट 774.54 करोड़ रुपए है। उसमें से अभी तक 547.48 करोड़ रुपए हम लोग दे चुके हैं। आज सुबह भी एक सवाल आया था जनजाति का, उसमें भी मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो जनजाति छात्रवृत्ति योजना उसमें 75% का जो अंश है वो केंद्र सरकार का है, 25% राज्य सरकार का है। नियम ऐसा है कि 75% की राशि केंद्र सरकार की आएगी, उसके बाद 25% राशि हम लोग देंगे, उसके बाद जनजातीय क्षेत्रों में हम लोग इन छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे। वर्ष 19-20, 20-21 के अंदर छात्रों के आवेदन कम आए, उसके बाद 21-22, 22-23 और 23-24 के अंदर काफ़ी आवेदन आने के बाद में, और पिछली जब आपने 17-18 के बाद में जब इनको बजट नहीं मिला, हो सकता है कि पिछली सरकारों ने क्या कि मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एकदम से जब बजट बढ़ा उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के भागीरथी प्रयासों से, विभाग के प्रयासों से, मेरे स्वयं के स्तर पर हमने जब केंद्र सरकार को यह आग्रह किया कि हमारे इन जनजाति क्षेत्रों के बच्चों के लिए जो हमारा बजट है उस बजट को रिलीज किया जाए, तो उन्होंने 250 करोड़ रुपए हमारी सरकार के पहले ही वर्ष के अंदर हमने लाए। उसमें से कुछ राज्य जो होता है उसको मिलाकर 333.33 करोड़ रुपए विद्यार्थी को वितरण किए जा रहे हैं। और जब इनकी यूसी हम लोग भेज देंगे उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है हमारा केंद्र सरकार का, केंद्रीय अंश का, वो भी आ जाएगा। और जो जनजातीय क्षेत्र के छात्रों की जो छात्रवृत्ति है 23-24 और 24-25 की, उसको हम लोग पूरा कर देंगे। और इस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए जो हमारे आवेदन है वो 31 मार्च तक की एप्लीकेशन के लिए हमने खोल रखे हैं। जब वो आ जाएंगे उसके बाद उनको भी देने का काम करेंगे। और हमारा प्रयास है कि जो 17-18 से जो पेंडिंग है, उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी राज्य के अंदर, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं 17-18 के बाद, 17-18 के बाद भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो छात्रों की जनजाति के बच्चे हैं उनके छात्रवृत्ति का पैसा लाकर उन तक पहुंचाया जाए। इसी तरीके से एससी का भी, एसटी का भी, ओबीसी का भी लगातार प्रक्रिया जारी है, उसमें छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है। और मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो आपने पहले चालू थी लेकिन आपने उसको आगे बढ़ाया। 30,000 का आपने लक्ष्य रखा। आपकी सरकार के रहते 17,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी गई।
उसको हमने आगे बढ़ाते हुए इस बार लक्ष्य 30,000 का लिया। हमने हमारे प्रयासों से इस बार लगभग 55,000 के करीब आवेदन हमने लिए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार 100% जो 30,000 की संख्या है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और इसमें 108 करोड़ के प्रावधान के विपरीत 82.74 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं और आने वाले समय में और कोशिश करेंगे कि 30,000 का लक्ष्य 50,000 तक बढ़े और राजस्थान के उन छात्रों को, नौजवानों को निःशुल्क कोचिंग योजना के माध्यम से लाभ मिले। एक और महत्वपूर्ण योजना छात्रावास आवासीय योजना। विभाग द्वारा वर्तमान में SC, ST, OBC, EWS, MBC, विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु वर्ग, मीरासी, भिस्ती समुदाय के 784 राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय स्तरीय छात्र छात्राओं तो संचालित हैं छात्रावास। इसके अतिरिक्त 92 एडेड छात्रावास संचालित हैं। इस प्रकार राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की कुल संख्या 876 है और इसमें स्वीकृत क्षमता है 42,176। इसी प्रकार वंचित वर्ग के परिवार के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा की सुनिश्चितता के लिए 40 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी प्रवेश क्षमता 14,544 है। इन छात्रावासों में आवासीय विद्यालय में रहने वाले छात्र छात्राओं को आवास और अन्य सुविधाएं जैसे पोशाक, भोजन, नाश्ता आदि सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। छात्रावासों में प्रति विद्यार्थी राशि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 का क्रियान्वयन करते हुए राशि रुपये 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 प्रति माह मेस भत्ता दिया जा रहा है। और इसी वर्ष बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से वर्ष 25-26 में ये राशि बढ़ाकर फिर से 3,250 रुपये कर दी गई है। और बजट वर्ष 2025-26 में 90 करोड़ की लागत से 4 आवासीय विद्यालयों के निर्माण करवाए जाने की घोषणा हुई इसी बजट में। साथ ही 50 करोड़ की लागत से 16 विद्यालय स्तरीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास एवं एक विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु वर्ग के विद्यार्थियों तो विद्यालय स्तरीय छात्रावास, महाविद्यालय स्तरीय बालिकाओं के लिए 82.45 करोड़ रुपए 19 छात्रावास खोले जाने का प्रावधान हुआ है। और पूर्व में संचालित नकारा, अनुपयोगी, जर्जर भवन विहीन छात्रावासों के पुनर्निर्माण का प्रावधान किया गया है। इस छात्रावास और आवासीय विद्यालय योजना में बजट है 185.73 करोड़ रुपए, उसमें से 155.61 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में हमने खर्च कर चुके हैं। और आवासीय विद्यालयों का बजट प्रावधान 108.95 करोड़ रुपए हमने उसमें व्यय कर दिए हैं 89.37 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें हमारा बजट प्रावधान 60 करोड़ 42 करोड़ हम लोग खर्च कर चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों की विवाह में आर्थिक मदद हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 21,000, 31,000, 41,000 और 51,000 के बीच में जो BPL हैं और दूसरी कैटेगरी, उसके अंदर ये सुविधा उनको दी जाती है। और इसके अलावा असहाय महिलाओं वृद्धजनों पर्याप्त बजट का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। और इसमें हमने जो अनुदान मासिक भत्ता है, ये बढ़ाकर 3,250 रुपए किए जाने की मुख्यमंत्री जी की सरकार द्वारा हुई है। एक महत्वपूर्ण योजना माननीय अध्यक्ष महोदय पहली बार राजस्थान में देखने को मिली कि जहां विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु समुदाय की पहचान करने के लिए दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना का अनाउंस इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में हुआ है। हमारे भजनलाल जी की सरकार ने इस कैटेगरी को, जिसको DNT हम लोग कहते हैं, समुदाय के लोगों के पास विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए मूलभूत दस्तावेजों का अभाव होता है। इस कारण से इन लोगों को उक्त योजनाओं का, जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजना, लाभ नहीं मिलता, वंचित रह जाते हैं। इस वंचित समुदाय को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की सरकार
और हमारे साथ में SC/ST कॉर्पोरेशन, ये पंचायत निर्माण करवाए किसी ने, बनवाए किसी ने? अभी थोड़ी देर बाद में कुंभ में चलते हैं। वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जो हमारा एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, समाज में समरसता के साथ साथ हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए वंचित वर्ग के युवक युवतियों को अपेक्षित कौशल एवं दक्षता प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार हेतु अनुजा निगम राजस्थान, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम आदि के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे इन वर्गों में उद्यमिता विकास को भी सहयोग मिलेगा। हमारी सरकार की मंशा है कि वंचित वर्ग के युवाओं के विकास के अवसरों में कोई बाधा स्थायी रूप से उत्पन्न ना हो। इसके लिए अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन इत्यादि को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए विभिन्न निगमों द्वारा पूर्व वर्षों में दिए गए ऋण के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जा रही है। मुझे यह अवगत कराते खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ति सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018 में SC/ST, सफाई कर्मी, दिव्यांगजन, OBC वर्ग के व्यक्तियों को दिए गए ऋण राशि को रुपए 2 लाख तक के सभी ऋण माफ कर दिए जा चुके हैं। और राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजनों को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य मद से उक्त वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में राशि रुपए 18.75 करोड़ स्वीकृत कर अनुजा निगम उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार OBC के लिए OTSS, इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को 18.75 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 3 से 5% ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। और हो गई ना, बजट का ही बोला, बोल दिया ना, OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम मैंने पूरा बोल दिया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही दिव्यांगजनों हेतु संयुक्त सहायता अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 24-25 में हमारी सरकार द्वारा बजट घोषणा की जाकर पहली बार राजस्थान के अंदर 50,000 विशेष योग्यजनों को सुगम्य आवागमन सुविधा हेतु सहायक अंग उपकरण वितरित किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। और जब 15 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ, इसी पिंजरापौल गौशाला परिसर में जब माननीय मुख्यमंत्री के विशेष आतिथ्य में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ अंत्योदय शिविर के नाम से, पहली बार 12,000 लोगों को हमने कृत्रिम अंग उपकरण वितरण करने का काम किया है। एक व्यक्ति को 20,000 रुपए तक के उपकरण और 50,000 तक के उपकरण। और इससे आगे बढ़ते हुए इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी के भागीरथी प्रयासों से बड़ा मन दिखाते हुए इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाकर घोषणा वर्ष 2025-26 में इन 50,000 की बजाय 1 लाख विशेष योग्यजनों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई, जिसमें 150 करोड़ रुपए के बजट का प्रोविजन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पहली बार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विशेष योग्यजनों को सुविधा संबल प्रदान करने की दृष्टि से राज्य में 20 करोड़ रुपए 25-26 के कृत्रिम अंग उपकरणों की गुणवत्ता के संबंध में अनुसंधान के लिए राशि रुपए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस शोध के परिणाम स्वरूप दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम अंग उपकरण प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ ही स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिव्यांगजन एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं का उन्नयन की दृष्टि से वर्तमान में संचालित जामडोली परिसर जयपुर का विस्तार व सुदृढ़ीकरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा पहली बार पिछले बजट में स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। इस हेतु चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। प्रथम चरण में वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक भवन पुलिस स्टेशन भवन के पास ए सीवरेज लाइन हेतु राशि रुपए 185.23 लाख की समिति प्रदान की गई तथा नवीन कार्यालय स्वयं सिद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए नवीन पद सृजन की सहमति दी गई है तथा कार्यालय के लिए नवीन लेखा शीर्ष खोला जा चुका है। और इसके साथ ही समग्र क्षेत्रीय केंद्र कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC का भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा समग्र क्षेत्रीय केंद्र का संचालन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा उपकेंद्र स्थापित किए जाने हेतु राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून को ग्राम जामडोली तहसील जयपुर स्थित स्वयं सिद्धा केंद्र की भूमि में से 2.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की है। और इसके फलस्वरूप माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने इस नवीन भवन निर्माण हेतु 15 जनवरी 2025 को इससे शिलान्यास किया और अस्थायी भवन और शिलान्यास के लिए सेवाओं का उद्घाटन कार्यक्रम भी इसी जामडोली परिसर में पिछले महीने हुआ है। और तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुख्यमंत्री का विजन है कि हम ऐसे प्रयास करें जिससे वाकई में आज दिन तक ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिला है जिनकी जरूरत है। हमने असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों तो आर्थिक सहायता के लिए भी बहुत प्रावधान किए हैं। हमारी सरकार द्वारा
रेयर डिजीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अंतर्गत मस्कुलर डिस्ट्रोफी से ग्रसित 1800 व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान पिछले बजट घोषणा वर्ष में किया गया। एक व्हीलचेयर की कीमत 1 लाख रुपए बजट में हमने रखी है। अब आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। पूरा सुन ले फिर पूछें। तो इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी बीमारी है माननीय अध्यक्ष महोदय जिसमें आदमी चल फिर नहीं सकता है। मांसपेशी खिंचाव दुर्विकार के कारण से उनको चलने फिरने जीवन जीने में बड़ी मुश्किल रहती है, उनका जीवन बहुत कम होता है। और मुख्यमंत्री इसकी गंभीरता को देखते हुए 1 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर देने का प्रावधान किया था और हमने उसके टेंडर कर दिए, वर्क ऑर्डर दे दिए और कुछ ही दिनों में इन सभी लोगों को हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित व्यक्ति जो राजस्थान में मुझे लगता है 3 से 4 हजार के करीब मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, उनको हम लोग देने का काम करेंगे। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा और हुई, जब 15 दिसंबर को हमारी सरकार 1 साल पूरा हुआ तो मुख्यमंत्री ने वो लॉन्च करी थी मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। ये जन्म से 18 साल तक उन बच्चों को जिनको गंभीर बीमारियां हैं, दर्जनों बीमारियां ऐसी है जिनको जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर और एम्स जोधपुर के अंदर जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहां इस गंभीर रोगों से ग्रसित बीमारियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद 50 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क और 5,000 रुपए प्रतिमाह उन बच्चों को आर्थिक संबल के रूप में दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी, आपको बहुत बहुत दुआएं मिलेगी। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का विजन है कि हम लोग समाज के प्रत्येक वर्ग को ये नहीं, आपने प्रोविजन नहीं किया था, ऐसे असत्य बात नहीं बोलते। ये हमारी सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री का विजन है। इसलिए कहना चाहूंगा कि संघर्ष उन नन्हे बीज से सीखिए, संघर्ष उन नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना चीरकर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता है। आपके पास में कुछ हो तो बताइए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में सिलिकोसिस नीति जो है वो राजस्थान की नंबर 1 पॉलिसी है। इसमें वैसे मजदूर जो खदान में काम करते हैं, पत्थर की कटिंग का काम करते हैं, पत्थर घिसाई का काम करते हैं, जिनकी वजह से जो डस्ट उनके नाक में चली जाती है उसके बाद में उस व्यक्ति का जीवन बहुत कम समय के लिए रहता है। विभाग द्वारा सिलिकोसिस रोग का पता लगाने, रोकथाम, नियंत्रण एवं पुनर्वास हेतु न्यूमोकोनियोसिस नीति का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। नीति के तहत सिलिकोसिस प्रमाणित होने पर राशि रुपए 3 लाख रुपए, सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु के उपरांत सहायता राशि 2 लाख रुपए और 10,000 रुपए की अंतिम संस्कार सहायता राशि अलग से प्रदान की जा रही है। सिलिकोसिस पीड़ित को 1500 रुपए की मासिक पेंशन, सिलिकोसिस मृतक पीड़ित की पत्नी को 1150 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की मासिक विधवा पेंशन तथा बच्चों को पालनहार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में नीति के अंतर्गत 1531 सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को राशि रुपए 45.24 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। नीति के अंतर्गत चेस्ट रेडियोग्राफ के लिए टेली रेडियोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग और ऑटो अप्रूवल को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025 सामाजिक क्षेत्र शीर्षक के बॉक्स 1110 में उल्लेखित है कि राजस्थान सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में सिलिकोसिस प्रबंधन में टेली रेडियोलॉजी और AI का उपयोग कर एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। यह हमारी सरकार की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो उपलब्धि है उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, यह सही है कि पिछली सरकारों ने भी हर वर्ष में दिव्यांग स्कूटी योजना के बारे में उन हमारे दिव्यांग साथियों को जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनको स्वरोजगार के लिए और बहुत सारे काम जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनके लिए दिव्यांग स्कूटी योजना भी लागू है। स्कूटी योजना अंतर्गत 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु के ऐसे विशेष योग्यजन जो कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं या स्वयं का रोजगार कर रहे हैं को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 की बजट घोषणा संख्या 92-3 के अंतर्गत 2000 युवा दिव्यांगों को 2000 स्कूटी वितरण की घोषणा की गई थी और हमने हमारे इसी वित्तीय वर्ष में मार्च से पहले वो सभी 2000 स्कूटी का वितरण हम लोगों ने पूर्ण कर चुके हैं। और जिन स्कूटियों की बात आप कर रहे हैं वो माननीय हमारे जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी मंत्री जी हैं, उन्होंने पहले भी उसके बारे में आपको बता दो। कालीबाई भील मेगा स्कूटी योजना के माध्यम से जो कुछ जगह पे वितरित नहीं कर पाए थे उनको भी हम लोग वितरित कर रहे हैं। किसी प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो और जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि उनका सही समय पर
सही स्थिति में उपयोग हो। और माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, पूरा हो, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि आपने जो स्कूटी जो बताई है ना पिछले साल की है, इस बजट में कितना आपने कहा ना स्कीम चल रही है, तो इस बजट में कितना प्रावधान है ये बता दें। कल आपने ये सवाल उठाया था। कल हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 34,000 के करीब स्कूटियों की घोषणा उन्होंने करी है। कल आपको बजट का जो परिवर्तित बजट था उसमें आपने पढ़ा होगा, ये मुख्यमंत्री जी हमारी दिया कुमारी जी ने ये रखा था, तो आपकी जानकारी का निवेदन है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये जो जिस अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40% या 40% अधिक है वो संबल ग्राम माना गया। अलावा थोड़ी बताएंगे, वही बताएंगे जो मेरे उत्तर होने के बाद बता। एक और है, मेरे कोई बात, उत्तर होने के बाद कुछ नहीं बचता, मैं तो वैसे ही कह रहा हूं, ये तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि है नहीं प्रावधान। दूसरा ये है कि अनुजा निगम का ऋण है, आप लोग बजट में लेके आए कि वन टाइम सेटलमेंट उनका करेंगे। अब वो बेचारे 10-10, 20-20, 30-30 हजार वाले लोग हैं, क्या वन टाइम है, उनको तो पूरा ही कर दो सेटल। हाँ चलो बोलो, आप कंटिन्यू रखो। माननीय आधा अध्यक्ष घंटा महोदय, का आप तो आराम से बिराज रहे हैं ना, क्योंकि हमारे आज का वो बीच में आ जाता है, हमको चिंता होती है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता। वेरी गुड। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय 2 लाख रुपए तक के मैंने पहले ही इस बजट में, मुझे लगता है आपका ध्यान कहीं और था। आपकी नजरें हमारे ऊपर हमेशा इनायती रहती है, ये पर सभी उधर दोस्तों थोड़ा से जो भी अनुशासन का पालन करेंगे सभी पे इनायत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 2 लाख रुपए तक समस्त ऋण को माफ कर दिया, वो मैंने पहले मेरे स्पीच में बता दिया है। आपका जो सुझाव है आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इस संबंध में भी बात करेंगे और जो भी प्रदेश के हित में होगा उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। जिस संबल ग्राम विकास योजना के बारे में आपने बताया है, तो राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याणार्थ सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाए जा सके, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वर्ष 97-98 में ये योजना प्रारंभ की गई। ये योजना 100% राज्य योजना है। ऐसे गांव जिनकी कुल आबादी में अनुसूचित जाति की संख्या 40% या 40% अलग है को संबल ग्राम माना गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अब तक 4,948 ग्राम इस योजना में चयनित है और वो चयनित ग्रामों की जो सूची है वो आप सबके पास भी है, हम उपलब्ध करवा भी देंगे। अभी हम लोग उसमें कुछ, हमारे पास जो बजट है उस बजट के अनुसार हम लोग आपको उपलब्ध भी करवा रहे हैं ताकि आपको ये उसका लाभ भी मिल सके। और भी है, बहुत है। अभी जिन माननीय सदस्यों ने इस बजट के अभिभाषण पर भी, आज डिमांड पर भी ये कहा है, विशेष रूप से विपक्षी साथियों ने, कि हमारी सरकार ने उन विपक्षी साथियों को बजट में कुछ नहीं दिया। मैं तो मेरे विभाग की कुछ जो चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमारे 25-26 के बजट में बांसवाड़ा में आपके विधायक अर्जुन सिंह जी बामणिया और अनूपगढ़ से हैं श्रीमती शिमला देवी, उनको बिंदु संख्या 73-2 में विद्यालय स्तरीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास की घोषणा हमारी सरकार ने करी है आपके विधायकों के क्षेत्र में। अनूपगढ़, डूंगरपुर, गंगापुर सिटी, नीम का थाना, शिमला देवी जी, गणेश गोगरा जी, रामकेश मीणा जी, सुरेश मोदी जी, इनके क्षेत्र में बिंदु संख्या 73-3-1 में महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास खोलने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुई है। इसके साथ ही पाली से भीमराज जी भाटी, बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह जी बामणे, एक आर्थिक कमजोर वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास आपके पार्टी के, बूंदी हरिमोहन शर्मा जी, कुशलगढ़ बांसवाड़ा से रमीला खड़िया जी, बामनवा सवाई माधोपुर से श्रीमती इंदिरा जी, इनके क्षेत्र में जो नकारा है, अनुपयोगी है, जर्जर है, छात्रावास भूमि विहीन है, उनके पुनर्निर्माण के लिए भी राशि का प्रावधान इसी बजट वर्ष में हुआ है। और पिछले बजट वर्ष में धौलपुर में शोभारानी कुशवाहा जी के वहाँ राजकीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास धौलपुर, हरीश चौधरी जी के बायतू में राजकीय अंबेडकर छात्रावास पाटोदी बालोतरा और श्री मांगीलाल मीणा जी राजगढ़ अलवर, लक्ष्मणगढ़ अलवर के राजकीय अंबेडकर छात्रावास रेणी अलवर में, इन सब के पुराने भवन को तोड़कर नया आदेश जारी किया जा चुका है। वो सारे काम प्रगतिशील हैं। और इसके साथ ही रफी खान जी, सुनिए जरा, बैठे। राजकीय देवनारायण महाविद्यालय राजकीय स्तरीय बालिका छात्रावास जामडोली जयपुर आपका ही क्षेत्र है। राजकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय बालिका छात्रा द्वितीय जामडोली आपका ही है, आदर्श नगर का। इसके अंदर भी हमारे विभाग की तरफ से काम चल रहा है। खेरतल तिजारा में दीपचंद खेरिया जी हैं। किशनगढ़ बास राजकीय अंबेडकर पिछले बजट से लेकर इस बजट तक जिन कांग्रेस साथियों ने कहा है
कि हमें वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं दिया। मैं तो वो लिस्ट एक उपलब्ध करा रहा हूं मेरे विभाग की, ताकि आप ये कह सके कि हमने वो दिया है। हमने हनुमानगढ़ के नौहर में 50 की स्वीकृत क्षमता का राजकीय अम्बेडकर छात्रावास पाली में है, सवाई माधोपुर में है, और बहुत सारे जो है, ये देखो मंगीलाल मीणा जी, दीनदयाल जी, हरेंद्र मिर्दा जी, ऐसे बहुत सारे, लंबी लिस्ट हो जाएगी, थोड़ा आपको भी वक्त लग जाएगा, तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसके बारे में भी। और ना हमारी सरकार के, पुराने नहीं, हमारी सरकार के। और माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगता के बारे में जिस व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकी पीड़ा को समझा और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 101 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान दिव्यांग अधिकार नियम 2018 का निर्माण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन 2026 को किए जा चुके दिव्यांगजनों को राज्य की सेवा में आरक्षण के बारे में बात करता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने जिन 7 कैटेगरी में दिव्यांगजन पहले आते थे, उनको श्रेणी बढ़ाकर 21 की कर दी। आज उनको सभी सेवाओं में लाभ मिल रहा है। सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ हो, उन दिव्यांगजनों को मिल रहा है। 4% का आरक्षण सरकारी नौकरियों के अंदर भी किया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पालनहार का मैंने आपको बता दिया, और जो बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें कही है, तो मैं तो उनसे इतना ही कहूँगा कि सरकार के बजट, बस 2 मिनट का होगा, इस सरकार की तरफ से बजट में जो जो प्रावधान किए गए प्रतिवेदन के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए गए। कटौती प्रस्ताव की सूचना आप तक पहुँच जाएगी। बस ये बात करते हुए कि झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हूँ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों से रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में मुझको भी, जब भी मुझे झोंकोगे, तब तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व की सरकार है, ना डरती है ना झुकती है। जैसे मोदी जी आंख से आंख मिलाकर दुश्मन देशों से बात करते हैं, उसी तरीके से बड़े विनम्रता के साथ में हम आपसे आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। आइए हमारे साथ मिलिए, और इस राजस्थान के प्रदेश को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। इसलिए छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग नहीं याद करेंगे, वही ठीक रहेगा। और अंतिम बात ये कहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मुझे तब संतुष्टि मिलती है इस विभाग का मंत्री होने के नाते, जब मैंने ऐसे व्यक्तियों को जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनको जंजीर से जीवन का अभियान हमने चलाया। और इस जंजीर से जीवन अभियान के माध्यम से हमने ऐसे कई सैकड़ों लोगों को, जो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से जो बेड़ियों में कैद थे, उनको हमने विभिन्न पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, हमारे साथियों के माध्यम से, हमने उनको वहाँ बेड़ियों से हटा करके विभाग की तरफ से उनको हमने अच्छा इलाज कराने का प्रयास किया है। उनमें से आधा से ज़्यादा लोगों को हमने मनोरोगी से सामान्य जीवन जीने के लिए उनके वापस घरों को भेजा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा विषय है कि ऐसे व्यक्ति, सरकार आपकी भी मैं आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हमें अगर मौका मिला है तो हम ऐसे व्यक्तियों को सामान्य जीवन जीने के लिए उनको आधारभूत संरचना के माध्यम से, हमारे प्रयास के माध्यम से उनको सामान्य जीवन हम लोग दे सकते हैं। और हम इसके लिए विशेष रूप से ठेठ मरुस्थल इलाके में जो पत्रकार अशोक शेरा जी हैं बाड़मेर से, वो मीडिया के माध्यम से हम लोग समाचार पहुंचाते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं झुंझुनू का प्रभारी मंत्री होने के नाते हमारे माननीय श्रवण कुमार जी का धन्यवाद करता हूं। इनके माध्यम से भी हमें सूचना मिलती है, और वहाँ के पत्रकार चाहे इम्तियाज अली हो, चाहे कृष्ण शेखाव जी हो, इनके माध्यम से हमारा एक फाउंडेशन चलता है AGF, उसके माध्यम से हम कई लोगों को रेस्क्यू करके उनको अच्छा इलाज करने का काम करते हैं। और बिना किसी जाति भेदभाव के, जब मुझे कल सूचना मिली थी झुंझुनू के मंडावा क्षेत्र से, मुस्तफा शेख नाम का 37 वर्षीय व्यक्ति पिछले 15 सालों से जकड़ा हुआ था, आज ही विभाग के अधिकारियों के माध्यम से हमने उसको जयपुर SMS अस्पताल लाकर उसका निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा भी पूर्व में चाहे केरपुरा हो, चाहे इस्लामपुर हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जेतारण हो, इसमें हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। ये एक बात और आप बार बार खड़े हो जाते हैं, मुझे यही बात, मैं बोलिए ना, बोलिए। इनका भी आपने जो शेर सुनाया है ना, वो मैं पिछले उसमें सुना चुका हूं, वो आपने मेरा ही लेके सुना दिया। वो सभी का होता है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय पहले ही उठते ही कहा था कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपसे सीखा है इन्होंने? मैंने आपसे सीखा कि नहीं सीखा? सीखने में चुराने में अंतर है साहब, मेरा शेर चुरा लिया। हमारा मंत्रालय सेम रहा है। आप चलिए, आपने कहाँ से चुराया? ब्राजो हो गया, बस हो गया साहब। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारा जो विभाग है सबका साथ सबका विकास के साथ काम करता है। 51 मिनट हुए, 55 पे खत्म कर दूंगा।
हमारा विभाग सबका साथ सबका विकास के साथ काम करता है, ना जाति, ना पंथ, ना धर्म, ना मजहब की बात करता है। हम लोग समाज के वंचित वर्गों को साथ लेकर काम करते हैं। इसीलिए इस समाज की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि समाज का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग जो हमारे विभाग से जुड़ा हुआ है, और राजस्थान की 8 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ के करीब के लाभार्थी इस विभाग से जुड़े हुए हैं, और इसमें वही लोग हैं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, राजनीतिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं। और एक बात आपने और कही थी आरक्षण की बात, मैं उस बात पर भी कह दूं, मेरी स्पष्टता कर दूं, मैं और मेरी पार्टी देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता ने यह कहा है कि आरक्षण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असमानता का प्रतीक है, इसको कभी हम लोग खत्म नहीं करेंगे। हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन विपक्षी जो लोग हैं वो हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर ये टारगेट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। देश की संसद के अंदर हो, राज्यसभाओं के अंदर हो, चाहे विधानसभाओं के अंदर हो, हमारे दल के नेताओं ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने विचार कहा है कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, और इसमें हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है। मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, इसलिए किसी प्रकार के बहकाव में राजस्थान प्रदेश की जनता को लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री इस बात के लिए धन्यवाद करता है, मेरी बात को खत्म करूंगा, कि जिस महाकुंभ के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान मंडपम बनाया, वहाँ रहने की, खाने की व्यवस्था करी, और महाकुंभ के लिए 2 शब्द कहते हुए, ये लोक आस्था का अभिनंदन है, ये सनातन की शाश्वत चेतना का वंदन है, भारत की एकता व समता का सम्मान है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करता हूं कि सामाजिक न्याय अधिकार विभाग की मांग संख्या 31 को पारित किया जाए।